आप सबने विक्की कौशल की छावा मूवी देखी होगी और पता ही है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा था। औरंगजेब को लगता था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा किला अब ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगर शिवाजी और संभाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था तो वो केवल उनका अकेले का सपना नहीं था। एक मराठा महारानी ने उस सपने को बचाया भी था। ये वो महारानी थी जिन्होंने मराठों को तब बचाया जब मराठा सबसे कमजोर हो गए थे। सबको लगता था कि मराठा साम्राज्य बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन इस रानी की बहादुरी और सूझबूझ ने मराठों को गिरने से बचाया और मराठों को लीड करके मुगलों से लोहा लिया। ये ना होती तो शायद मराठा साम्राज्य के पेशवाई और मराठा संघ के इतिहास की कहानी कभी मुकम्मल ही ना होती। हैरानी की बात है कि उनके इतने बड़े योगदान की कहानी लोगों को बहुत कम पता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं आपसे कि मैं महारानी ताराबाई की बात कर रहा हूं, तो आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग इस नाम को ही पहली बार सुन रहे होंगे। आज मैं इन्हीं ताराबाई की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जिन्होंने अपने साहस, अपनी लीडरशिप स्किल्स और अपनी दूरदर्शिता से औरंगजेब जैसे बादशाह को ना सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उसकी नींव तक हिला दी। इतिहास में जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की मिसाल माना जाता है, वहीं ताराबाई वो रानी थी जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई से करीब 150 साल पहले मुगलों के खिलाफ युद्ध को लीड किया था। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने 25 से भी ज्यादा साल दक्कन में खपा दिए थे, दक्कन में उसके सामने मराठे ही सबसे बड़ी समस्या भी थे। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साम्राज्य को चुनौती दी। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने करीब 9 सालों तक मुगलों की ईंट से ईंट बजाई। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बेहद खास शहर बुरहानपुर को खाक कर दिया था। हालांकि 1689 में उनको औरंगजेब ने धोखे से पकड़ दिया और उनकी बेहद दर्दनाक मौत हुई। इसके बाद जब औरंगजेब को लगा कि अब तो मराठों की चुनौती खत्म हो गई, तो छत्रपति राजा राम औरंगजेब के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। हालांकि कुछ सालों बाद अचानक उनकी मृत्यु हुई, जिससे मराठा साम्राज्य पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। दरअसल छत्रपति राजा राम की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली हो गया। एक उत्तराधिकारी साहूजी महाराज औरंगजेब के पास थे, तो वहीं ताराबाई के पुत्र बहुत छोटे थे। ऐसी हालत में मराठों की कमान संभालने के लिए आगे आती हैं महारानी ताराबाई। उन्होंने न सिर्फ मराठों को एक करने का काम किया, बल्कि बहुत कम रिसोर्सेज के साथ मुगलों को लगभग हर फ्रंट पर चैलेंज किया। ये वो टाइम था जब औरंगजेब को लगभग 2 दशक हो गए थे दक्षिण में डेरा डाले हुए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके जीवन के आखिरी सालों में ताराबाई ने ही मराठों को सशक्त करके मुगलों की ईंट से ईंट बजाई थी। आज इतिहास में उनका नाम भले ही गुमनामी में हो, लेकिन रानी ताराबाई की वीरता एक मिसाल थी। वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मेवाड़ की रानी पद्मावती और कर्णावती, वारंगल की रानी रुद्रम्मा देवी जैसी महान रानियों की कैटेगरी में शामिल हो गई, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और सुल्तानों का जमकर विरोध किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ताराबाई थी कौन? दोस्तों, ताराबाई असल में मराठा सेना के बहुत बड़े सेनापति और छत्रपति संभाजी महाराज के दाहिने हाथ या बेहद खास सिपहसालार हम्बीर राव मोहिते की बेटी थी। साल 1675 में उनका जन्म हुआ था। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तब उनकी शादी शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम प्रथम से कर दी गई। अब दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज और राजा राम दोनों भाई थे और संभाजी महाराज इनके जेठ लगते थे। जब संभाजी महाराज छत्रपति बने थे, तब राजा राम की उम्र बहुत कम थी, लेकिन 1689 में जब संभाजी की बेरहमी से मृत्यु हुई, तो राजा राम ने छत्रपति की गद्दी संभाली। दोस्तों, ये बहुत कठिन वक्त था, क्योंकि संभाजी महाराज के बाद राजा राम ने छत्रपति की गद्दी तो संभाली, लेकिन ये एक सेंसिटिव टाइम था, क्योंकि रायगढ़ के किले की घेराबंदी मुगलों ने कर दी थी और इसकी वजह से राजा राम को अपनी पत्नी ताराबाई और बाकी पूरे परिवार को साथ लेकर रायगढ़ को छोड़ना पड़ गया था। इस बात का असर ताराबाई पर भी पड़ा था। वो मुगलों और मराठों के बीच के संघर्ष को देखते हुए ही बड़ी हुई थी, इसीलिए उनके मन में मुगलों की क्रूरता की एक एक बात गहराई से बैठी हुई थी। रायगढ़ को छोड़कर राजा राम अपनी फैमिली सहित चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के जिंजी किले तक पहुंच गए। यह किला असल में मराठों की सबसे दक्षिणी चौकी थी। इस किले को शिवाजी महाराज ने बनवाया था। राजा राम को लगा था कि यह किला
उनके लिए महफूज रहेगा मुगलों के खिलाफ, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। इधर से राजा राम अपनी पत्नी के साथ जिंजी पहुंचे और उधर से औरंगजेब के कमांडर जुल्फिकार अली खान ने उनका पीछा करके इस किले को घेर लिया। हालांकि जुल्फिकार को बीच में संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने लंबे समय तक रोक कर रखा। जुल्फिकार की घेराबंदी सितंबर 1690 से लेकर जनवरी 1698 तक चली, यानी लगभग 8 साल। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी भी मुगल सेना द्वारा की गई अब तक की सबसे लंबी घेराबंदी थी। और इससे भी बड़ी हैरानी आपको ये जानकर होगी कि इस घेराबंदी में सबसे बड़ा हाथ था महारानी ताराबाई का। जी हाँ, असल में हुआ ये कि जब राजा राम जिंजी के किले में गए तो ज्यादातर उनकी तबीयत खराब ही रही थी, इसीलिए किले के अंदर से इस मुश्किल घड़ी में कमान ताराबाई ने संभाली। उन्होंने इस हालत को संभालने का ही काम नहीं किया, बल्कि इस दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मुगलों के खिलाफ लड़ाइयों को भी जारी रखा। इसमें उन्हें धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े जैसे महान सेनापतियों का साथ मिला, जिन्होंने सतारा से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मुगलों को चुनौती दी। इन नेताओं की कहानियां आज भी महाराष्ट्र की लोकल कथाओं में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन नेताओं की पहचान बन चुकी थी छापा मार लड़ाइयों से मुगलों को पस्त करना। साल 1698 तक ताराबाई और राजा राम उसी किले में रहे। फिर जब मुगलों की पकड़ इस किले को लेकर थोड़ी ढीली पड़ी तो इसी साल वो चुपचाप किले से बाहर निकल गए और महाराष्ट्र में वापस लौट गए। हालांकि ताराबाई की किस्मत खराब थी, क्योंकि लंबे समय से बीमार चल रहे राजा राम की मृत्यु 2 साल बाद ही हो गई। साल 1700 में उनकी मृत्यु हुई और इस तरह से ताराबाई विधवा हो गई। अब ताराबाई और मराठों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि छत्रपति की गद्दी कौन संभाले। उस समय ताराबाई की उम्र सिर्फ 25 साल थी और उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। उनके बेटे शिवाजी द्वितीय की उम्र सिर्फ 4 साल थी, लेकिन उस समय वही मराठों की आखिरी उम्मीद थे। इसीलिए मराठों की उम्मीद को जगाए रखने के लिए ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और उनकी संरक्षक बन गई। यहाँ आपको याद दिला दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र छत्रपति शाहू जी महाराज अभी भी औरंगजेब के पास थे। खैर, जब मुगलों को पता चला कि अब उनसे लोहा लेने के लिए एक महिला ने गद्दी संभाली है तो इस बात का खूब मजाक बना। उन्हें लगने लगा था कि जीत तो अब उनकी पक्की है, लेकिन मुगल शायद ये भूल रहे थे कि जिस ताराबाई से उनका सामना होने वाला है वो संभाजी महाराज के खास हम्बीर राव मोहिते की बेटी थी, जिनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का मराठा लोहा मानते थे। उनकी बेटी भी बिल्कुल उन पर गई थी। जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ मुगलों को ये बात समझ में भी आने लगी थी। आखिरकार वो ये समझ गए थे कि उन्होंने संभाजी महाराज की तरह ही मराठों की महान रानी को कम आंका था। जिस तरह से शिवाजी महाराज द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला वॉर टेक्निक से मराठों को विशाल मुगल सेना पर बढ़त मिलती थी, उसी तरह से रानी ताराबाई ने भी अपनी सूझबूझ से मुगलों को पस्त किया था। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में मुगल इतिहासकार खफी खान को कोट करते हुए लिखते हैं, मुगलों का मानना था कि 2 छोटे बच्चों और एक असहाय महिला को हराना आसान काम नहीं होगा। वे अपने शत्रु को कमजोर, तुच्छ और असहाय मानते थे, लेकिन ताराबाई, जिन्हें राजा राम की पत्नी कहा जाता था, उन्होंने कमान और शासन की बहुत बड़ी शक्तियों का प्रयोग किया और दिन प्रतिदिन युद्ध बढ़ता गया। मराठों की शक्ति भी लगातार बढ़ती गई। ये ताराबाई की सूझबूझ ही थी कि उनकी लीडरशिप में मराठा सेनाओं ने दक्षिणी कर्नाटक के साथ साथ बुरहानपुर, सूरत और भरूच जैसे वेस्टर्न कोस्ट के कई बड़े शहरों पर हमले किए गए। ताराबाई की सबसे गजब स्ट्रेटेजी थी एक मुगल व्यवस्था को उसके ही खिलाफ मोड़ना। उन्होंने कई बार ऐसा किया कि औरंगजेब की ही तरह मुगल कमांडर्स को भर भर के रिश्वत दी। इस रिश्वत का मकसद होता था उनको अपनी ओर मिलाना और उसके बाद मुगलों की शाही सेना को कमजोर कर देना। यही वजह है कि ताराबाई ने मुगलों के कई समृद्ध क्षेत्रों में घुसकर मालवा और गुजरात जैसी जगहों पर भी छापे मारे जो मुगलों के गढ़ थे। उन्होंने इन जगहों पर रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट किए, जिनको कमिश्नदार कहा जाता था। इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार कहते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान महाराष्ट्र में सर्वोच्च मार्गदर्शक शक्ति कोई मंत्री नहीं बल्कि विधवा रानी ताराबाई मोहिते थी। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा और चरित्र की ताकत ने उन्हें इस भयानक संकट से देश को बचाया। वो लिखते हैं कि अगर 1700 से 1707 के बीच औरंगजेब के सामने ताराबाई जैसी महिला ना होती तो शायद आज इतिहास किसी और तरीके से लिखा गया होता। ये ताराबाई की ही सूझबूझ थी कि औरंगजेब को अपने शासन के आखिरी सालों में भी चैन नहीं मिल पाया। इस टाइम तक औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था और काफी थक भी गया था। मराठों का विद्रोह उसे संभल नहीं पा रहा था और आखिर में 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बीच में इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे उसे नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना लगभग आधा हो चुका था
और उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा चैलेंज दिया कि वो दक्कन में ही उलझे रह गए। इस तरह से ताराबाई ने जो गुरिल्ला तकनीक अपनाई उसे मुगलों को पीछे धकेलने में और मराठों को अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत मदद मिली। हालांकि आगे जाकर ताराबाई मुगलों की एक चाल में भी फंस गई। असल में हुआ ये कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने संभाजी महाराज के पुत्र और ताराबाई के भतीजे शाहूजी महाराज को आजाद करने की प्लानिंग की। मकसद ये था कि मराठों के बीच में एक नया उत्तराधिकारी आएगा जिससे मराठा लीडरशिप में फूट पड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो शाहूजी महाराज को औरंगजेब ने अपने पास रखा था, लेकिन असली वारिस तो वही थे। संभाजी महाराज के बाद छत्रपति तो उनको ही बनना था। वही उनकी गैर मौजूदगी में गद्दी ताराबाई संभाल रही थी, इसलिए वो भी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थी। ताराबाई को असल में ये खतरा दिख रहा था कि कहीं शाहूजी महाराज लंबे समय से मुगलों के साथ होने की वजह से मुगलों से ही हाथ न मिला ले। इससे मराठों के भविष्य खतरे में पड़ सकते थे और जाहिर है कि एक वजह उनके उस राजपाट के छिन जाने का डर भी रहा होगा जिसे उन्होंने बहुत स्ट्रगल और मेहनत से बचाए रखा था। जाहिर है कि कोई भी अपनी बनी बनाई मेहनत को हाथ से तो नहीं जाने देगा। इसी बात का फायदा उठाकर मुगलों ने मराठों में फूट डालने की कोशिश की। हालांकि मुगल इसमें कामयाब भी रहे। शाहूजी महाराज ने मराठा संघ को पाने के लिए ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को चुनौती दी। जल्दी ही ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में, एक युद्ध में बदल गया। मराठों के बीच एक गृह युद्ध की स्थिति हो गई। इस बीच एक और बात यह हुई कि ताराबाई ने राजा राम द्वितीय को अपने पोते के रूप में पेश कर दिया। उनका दावा था कि वो बच्चा शिवाजी महाराज का प्रत्यक्ष वंशज था। हालांकि इस बात को लेकर कई बार शक भी पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। युद्ध में शाहूजी महाराज की जीत हुई तो ताराबाई ने कोल्हापुर जाकर अपना खुद का दरबार बना लिया। हालांकि उनका यह दरबार भी लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि छत्रपति शाहूजी महाराज ने राजा राम की दूसरी पत्नी राजसाबाई के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने राजसाबाई के बेटे संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का राजा बना दिया। इस तरह से रानी ताराबाई को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि साम्राज्य के अंदर के राजनीतिक बदलावों की वजह से भले ही वो बाद के सालों में दरकिनार कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी ताराबाई मराठा राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट पावर बनी हुई थी। ताराबाई का निधन 1761 में हुआ, जब मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1761 तक ताराबाई मराठों की राजनीति में बहुत एक्टिव थी। वो आदेश देती थी और मराठों के मामलों में अपनी राय भी रखती थी। आज भले ही लोग उनकी कहानी को नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा कि जादूना सरकार कहते हैं कि अगर ताराबाई साम्राज्य की रक्षा के लिए वहाँ नहीं होती तो मराठों का इतिहास शायद आज अलग रास्ता अपनाता। मुझे लगता है कि आप भी उनकी इस बात से एग्री करेंगे। बाकी आपको इस पूरी कहानी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।